नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। जैसे जैसे भारत में पॉजिटिविटी दर कम होती जा रही है, अलग अलग राज्यों में पाबंदियां जो लगाई गई थी उन्हें भी हटाया जा रहा है। अब लगभग आप देखें तो हर राज्य में काफी सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। जनजीवन अब सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबके बीच कुछ सवाल जरूर बनते हैं जो हम पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पाबंदियों में ढील कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? क्या जो भी हम रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां हटा रहे हैं, लोग उसका गलत फायदा तो नहीं उठाएंगे, लापरवाही तो नहीं दिखाएंगे? तो ये पहला सवाल था जो हम पूछ रहे थे। जो दूसरा सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये कि बिना वैक्सीन लिए बच्चों का स्कूल जाना कहीं खतरनाक तो नहीं उनके लिए साबित हो सकता है? तीसरा सवाल ये भी है, क्या तीसरी लहर कोरोना की आखिरी लहर है या इसके आगे भी खतरा लगातार बना रहेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत लाहेरिया जुड़ गए हैं, जो कि महामारी रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं एफएमआरआई गुड़गांव से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर लाहेरिया, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सवाल यही है कि क्योंकि रोजी रोटी का भी तकाजा है, लोगों को बाहर जाना है, काम भी करना है, ऐसे में पाबंदियां जब हटती हैं तो खतरा भी बढ़ सकता है। तो क्या आने वाले दिनों के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि जो सब कुछ खुलता जाएगा उसमें कोई खतरा साथ में ना पैदा हो? निश्चित रूप से एक बात याद रखने की है कि कोविड-19 की महामारी में जो पाबंदियां होनी चाहिए, वो जो एपिडेमियोलॉजिकल परिस्थिति है, अर्थात केसेज कितने हैं, उसका इफेक्ट कितना हो रहा है, उसके आधार पर होने चाहिए। तो चूंकि अब केसेज कम होते जा रहे हैं, तो खुलना, सारी चीजों को अलाउ करना, लोगों को सभी जगह पे सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक नॉर्मल सी बात है। बट याद रखना होगा कि जो इसेंशियल चीजें हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, उनको पहले खोलना है और उसके बाद धीरे धीरे सोशल एक्टिविटीज भी, अगर उस शहर में या उस राज्य में केसेज कम है तो उनको खोला जाना चाहिए। लेकिन अब बात आ जाती है कि हमें कैलिब्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी होगी। सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों का इनकम का सोर्स बना रहे, जो रोजगार बना रहे, लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी अधिक बन जाती है कि हमें खुद ख्याल रखना है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो रिस्क तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। लेकिन जब सारी चीजें खुल रही हैं तो हाई रिस्क लोगों को काफी एहतियात बरतना होगा। और भले ही केसेज कम हो गए हैं, लेकिन केसेज आते रहना इस बात का संकेत है कि उस माहौल में, उस जिले में या राज्य में ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हाई रिस्क लोगों को अधिक सावधानी बरतनी है, बाकी हेल्दी वैक्सीनेटेड को थोड़ी कम सावधानी बरतनी होगी। और निश्चित रूप से वह समय है जब सब चीजें खुल जानी चाहिए और हमें अपनी आदत में शुमार कर लेना चाहिए कि अगर केसेज बढ़ रहे हैं तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बढ़ा देंगे, और कम हो रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन समय तो आ गया है निश्चित रूप से, और आने वाले सप्ताह में उसमें तो और भी चीजें खुलने लगेंगी और चीजें नॉर्मलिटी की तरफ जाना एक स्वाभाविक सी बात है। जी, सामान्य जिंदगी का एक बार फिर से लौटना, ये सामान्य बात ही है। लेकिन डॉक्टर भार्गव, एक सवाल जो लगातार उठता रहा, वो शायद किसी भी देश में अगर सबसे ज्यादा दिन स्कूल बंद रहे तो वो हमारे यहाँ ही थे। इतना ज्यादा, और उससे बच्चों की पढ़ाई के नुकसान पर लगातार सवाल उठता रहा। लेकिन उनका टीकाकरण ना हो पाना पूरी तरीके से, ऐसे में स्कूलों का खुलना, माँ बाप की चिंता जरूर बनी रहती है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे को डेटा के अनुसार चलना आवश्यक है। तो अगर आप इसको संक्षिप्त में समझें कि क्या पहली वेव में कितने बच्चे ग्रसित हुए और उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट था, तो 0.01% से कम था। दूसरी वेव जो सबसे ज्यादा भयंकर थी, उसमें शायद 19% बच्चे जो बिल्कुल कंप्लीटली अनवैक्सीनेटेड थे और उनके अराउंड एक सुरक्षा का घेरा नहीं था। उसके ना होते हुए भी 19% बच्चों को कोविड हुआ और उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन 0.1% से कम रहा। और तीसरी वेव आप देखें तो उसमें बहुत ही कम आपका खतरा रहा बच्चों को। तो अगर हम डेटा से और साइंटिफिकली चलते हैं तो माँ बाप को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए पर्यावेश में 75% एडल्ट्स को एक टीका लग चुका है, 75% को 2 टीके लग चुके हैं, और एक बहुत बड़ी नंबर में बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको एक टीका लग चुका है और दूसरा टीका लगने की समय आ रहा है। इन डेटा को देखते हुए स्कूल का खोलना आवश्यक है, क्योंकि आप हमेशा तराजू में तोलते हैं, हम साइंटिफिक तरीके से रिस्क और बेनिफिट को तोलते हैं।
तो अगर आज बेनिफिट देखें और रिस्क देखें तो रिस्क हॉस्पिटल स्कूल में भेजने से बहुत ज्यादा नहीं है, पर उसके दुष्प्रभाव जो बच्चों पे हो रहे हैं, जो मानसिक रूप से है, जो फिजिकल है, जो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, उनकी एडिक्शन टुवर्ड्स कंप्यूटर्स और टीवी के तरफ बढ़ती जा रही है, इसको हम वापस नहीं ले जा सकते। अगर आप एक आईएमएफ की रिपोर्ट देखें जिसमें कहा गया कि जो बच्चों ने 2 साल में अपना स्कूल खोया है, शायद उसको 1 दशक लग जाएगा उसको पूरा करने के लिए। तो मेरा अभिभावकों से यही निवेदन है कि डेटा पे विश्वास रखें, ना कि इमोशंस पे। और देश के लिए भी सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम डेटा संग्रहित करके उस पे एक्ट करें, ना कि इमोशंस पे एक्ट करें। कब खोलना है, कब बंद करना है, कितनी तेजी से खोलना है, कितनी तेजी से बंद करना है, जीनोमिक सर्विलेंस आपको बहुत बताएगी। आप देखिए, कोविड कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपसे पूछता हूं कि कोविड चला जाएगा क्या? कोविड कहीं नहीं जाएगा। 2023 में भी रहेगा, 2024 में भी रहेगा। क्या हम इन्फ्लुएंजा की डेथ कभी गिनते थे? हम कभी नहीं गिनते थे। पर कोविड ने हमें एक चीज सिखाई, डेटा कलेक्ट करना। तो ये आप देखिएगा 5-6 हजार केसेस आते रहेंगे। 200 से 300 लोग जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, वो शायद कोमॉर्बिडिटीज की वजह से, टीकाकरण की वजह के बाद भी शायद कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु होती रहेगी। बट बाय एंड लार्ज पब्लिक में ये फियर नहीं होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी दूसरी वेव की तरह आएगी, क्योंकि दूसरी वेव एक इतिहास हो गया। उस समय हम वैक्सीनेटेड नहीं थे, टीका नहीं था। तो टीका एक सुपर वेपन बन के आया है। कोई भी टीका लगाया हो, कोविशील्ड लगाया हो, कोवैक्सीन लगाया हो, और हम देख रहे हैं, विदेशों से देख रहे हैं, इंग्लैंड देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कितनी बड़ी डिबेट है। हम ये देख रहे हैं कि खोलना भी आवश्यक है। टीके का सुरक्षा कवच अगर हो तो खोलने में उतनी हिचकिचाहट नहीं रहती है। लेकिन डॉक्टर लहरिया, क्या अब चौथी वेव, 5वीं वेव, 6ठी वेव इस तरह से भी आ सकती है? देखिए, कोई भी इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब और कितनी वेव्स आएंगी, लेकिन एक बात साफ है कि जब महामारी की शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में, सारी 100% पॉपुलेशन ससेप्टेबल थी, अर्थात लोगों को इसका एक्सपोजर नहीं था और वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो सारे लोग ससेप्टेबल थे और उनको इन्फेक्शन और बीमारी होने की संभावना थी। 2 साल में एक मुख्य बदलाव आया है, वो यह है कि या तो लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है और उससे वो प्रोटेक्टेड है, हम जानते हैं ऐसा हुआ है, और साथ ही 95% आबादी को एटलीस्ट 1 शॉट लग चुका है एडल्ट में, तो उससे प्रोटेक्ट हो चुके हैं। बच्चों को भले ही टीके नहीं लगे हैं, लेकिन जो सीरो सर्वे रिपोर्ट बताती हैं कि सेकंड सीरो सर्वे के बाद लगभग 60% बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका था और उनको बीमारी बहुत नगण्य हुई थी। सिमिलरली दिल्ली में 82% बच्चों को 0 से 18 साल को संक्रमण हो चुका था, लेकिन बीमारी हमने नहीं, लगभग न के बराबर देखी थी। अब बात आती है ओमिक्रॉन सर्ज। इस ओमिक्रॉन सर्ज में माना जा रहा है कि दुनिया में जब भी ओमिक्रॉन सर्ज किसी भी कंट्री से खत्म होती है तो 50 से 70% आबादी को फिर से संक्रमण हो चुका होता है। अर्थात लोगों को भारत में कम से कम 2 संक्रमण हो चुके हैं और बच्चे भी उसमें शामिल हैं और सारी आबादी प्रोटेक्टेड है। तो अब ससेप्टेबल पॉपुलेशन का जो पूल है वो बहुत छोटा रह गया है और सिर्फ हाई रिस्क के लिए खतरा है, तो हमें इतना अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बात आती है चौथी और 5वीं लहर कब आएगी, तो 2 पॉइंट याद करने के। एक चीज होती है कि जब भी कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है या वैक्सीनेशन होता है तो कम से कम 6 महीने का प्रोटेक्शन होता है, तो हम थोड़ा सा आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले 4 से 6 महीने तक तो अगली लहर आने की संभावना नहीं है। लेकिन एक अननोन है, वो है न्यू वेरिएंट जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल हो सकता है, उसकी संभावना रहेगी, लेकिन हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है 1 साल बाद आए। तो हमें भविष्य के लिए तैयार रहना है, डरना नहीं है और चीजों को जारी रखना है। बिल्कुल तैयारी पूरी रखनी है। और डॉक्टर भार्गव, शुरुआत में ही कई लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर आपको पैंडेमिक से कोप करना है तो शायद जो आपके ज्यादा ससेप्टेबल लोग हैं, जिनको खतरा ज्यादा है, उनके आसपास आप सुरक्षा चक्रों को सुदृढ़ ज्यादा करें और बाकी लोगों को इस वक्त आप रियायत दें, क्योंकि उस समय फिर से एक बार इकोनॉमिक्स और आजीविका, रोजी रोटी और लोगों को बचाने का एक हेड टू हेड आमना सामना हो गया था। तो अब और ज्यादा जरूरी हो जाएगा जो लोग वल्नरेबल कहलाए जाते हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाना। बिल्कुल, आपको शोध करना आवश्यक है कि कौन सा वो वनरेबल पॉपुलेशन है या जो मृत्यु डाटा आ रहा है उस पर शोध करना आवश्यक है। ये कौन से वो लोग हैं जो तीसरी वेव में टीके के बाद भी और आसपास में नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसमें हमारे को अपनी रिसर्च को सुदृढ़ करना आवश्यक है और दूसरा इंपॉर्टेंट जीनोमिक सर्विलेंस करना आवश्यक है। जैसे साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जीनोमिक सर्विलेंस है, जो हर बार आपको आगाह करता है, बताता है कि कौन सा वेरिएंट आने वाला है। जैसे ओमिक्रॉन आया,
उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी जीनोमिक सर्वेलेंस को बहुत सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो हमारे अब जो बिंदु है वो रिसर्च है, जीनोमिक सर्वेलेंस है, ताकि हम इकोनॉमिक पास देते हुए लोगों को आजीविका कमाने दें, और वो भी सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी दुर्भाग्य वाली बात होती है कि लोग डर के मारे, जैसे बहुत सारे अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं खोल रहे हैं, वो डर और भय के माहौल से देश को निकलना आवश्यक है, क्योंकि साइंस ही हमें बताती है कि आज हम बेटर इक्विप्ड है, बेटर ट्रेंड है, बेटर तरीके से हम तैयार हैं कोविड से लड़ने के लिए। तो चौथी वेव आएगी या नहीं आएगी, पर अगर आएगी भी तो देश ने और मानव ने इस कोविड से जीना सीख लिया है और इसको हराना सीख लिया है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि अब डेटा को लेकर सरकार और ज्यादा सतर्कता दिखाएगी। हमने टीकाकरण कर लिया है, अच्छी जैसे कि कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के एक अच्छे चंक को इस वक्त टीका लग चुका है। अब डेटा पर फोकस करने का भी टाइम आ गया है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल हम अपने इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे देश के निजी अस्पतालों में बर्बादी की कगार पर 52 लाख कोविशील्ड की डोज आ चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में चिंता जाहिर की थी कि देश भर में निजी अस्पतालों के पास अनुमानित 50 लाख कोविशील्ड खुराक का एक बड़ा हिस्सा बर्बादी की कगार पर है, जिसे सरकार ने एक तरह से खारिज कर दिया था। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग का डेटा ये बताता है कि राज्य में निजी अस्पतालों के पास करीब 52 लाख कोविशील्ड के डोजेस पड़े हैं। आईएमए के मुताबिक इनमें से ज्यादातर एक्सपायरी डेट के बेहद करीब हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक निजी वैक्सीनेशन सेंटर, दूसरा सरकारी टीकाकरण केंद्र। बीएमसी सेंटर में फिर भी गिने चुने लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन निजी सेंटर में सन्नाटा पसरा है। लास्ट 1 महीने से हमारा अचीवमेंट जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो गई है। पहले जो 1500 से 2000 हमारा एवरेज था, आज वो हमारा एवरेज अराउंड 300 से 500 तक है। और एज ग्रुप ये है कि यंग एज या तो सेकंड डोज के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोविशील्ड के 41 वायल्स और कोवैक्सिन के 28 वायल्स बचे हुए हैं, और जो नंबर्स टर्न अप हो रहे हैं पेशेंट्स के वो काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो स्टॉक अनयूटिलाइज्ड होने के जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी उसका एक्सपायरी भी नज़दीक है, स्टॉक का जो है एक्सपायरी भी नज़दीक है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का ये आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र के निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन के 59,25,323 डोज स्टॉक में पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक 52 लाख कोविशील्ड वैक्सीन के हैं। सबसे ऊपर पुणे के निजी अस्पताल हैं, जहां 19,96,234 कोविशील्ड डोज स्टॉक में हैं। दूसरे नंबर पर है मुंबई शहर, जहां कोविशील्ड के 17,95,211 डोजेस स्टॉक में हैं। राज्य के पास फिलहाल 7,05,475 कोवैक्सीन तो 3,824 स्पुतनिक के डोज भी मौजूद हैं। इस डेटा में टीकों की एक्सपायरी डेट का उल्लेख तो नहीं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इनमें से ज्यादातर फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में एक्सपायर हो रहे हैं। फरवरी एंड या मार्च में जल्दी अभी एक्सपायर होने वाला है। अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की है और सीरम को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इनके लिए एक अच्छा कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। पिछले 6 महीने से ये देखा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने काफी जगह पर उनके वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा दिए, जहां पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिल रहा था। तभी लोगों का इवन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लेने से बदले वो सरकारी अस्पताल से लेना ज्यादा पसंद करते गए। सीरम इंस्टीट्यूट के पास वो वापस करने को बोला, लेकिन कंपनी ने ये बात बताई कि उनके जो एग्रीमेंट था उसमें गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी परचेज बैक, ये बात बताई। निजी सेंटरों का कहना है कि जिस तरह से स्टॉक में पड़ी किसी दवा की एक्सपायरी नजदीक हो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वापस ले लेते हैं, वैसे ही कोविड वैक्सीन को वापस लौटाने की भी व्यवस्था बननी चाहिए। महाराष्ट्र में फिलहाल कुल 15 करोड़ लोगों को टीका लगा है। राज्य में वैक्सीन के लिए योग्य 15 से 17 साल की उम्र के फिलहाल 54% बच्चे ही पहली डोज ले पाए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
तो हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि अपने टीके की दोनों डोज लें और मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।